वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो इस लेक्चर के अंदर यार काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम सेक्शन करने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के अंदर इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं इस पार्ट से। इसमें आपको जो मेटल और नॉन मेटल्स का पार्ट देखने वाले हैं, इस पार्ट के अंदर हम कम्प्लीटली मेटल्स की बात करेंगे। मेटल्स के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आपसे आते हैं उनसे रिलेटेड हम यहाँ पर बात करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपके हर बार आप जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे, अगर इस तरीके की एग्जाम्स जो भी होती है उसमें आपसे यहाँ का क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। तो इस पार्ट के अंदर हम यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी कि धातु और अधातु की यहाँ पर बात करने वाली है। आप मेटल्स के बारे में क्या जानते हैं, कितनी चीज़ें आप जानते हैं, वो सबसे पहले आपको ध्यान देना है। जैसे कि अगर हम बात करें मेटल्स, क्या है मेटल्स, हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को यहाँ पर पीडीएफ पीपीटी जो दोनों के तैयार है, आपको जो कोर्सेज के अंदर है उनको पीपीटी मिल भी जाएंगे। आप एक बार जिनने कोर्स परचेस कर रखा वो आप यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ध्यान रखना है। तो ये सारे पीपीटी भी, तो अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री मेटल्स आर दोस एलिमेंट्स दैट रेडिली गिव ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म केटाइन, यानी कि जो केटाइंस का आसानी से फॉर्म कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो भी मेटल्स कौन है जो आसानी से क्या कर सकता है, केटाइन का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि धनात्मक आयन को बना सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके पास स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना है। और ये क्या करते हैं आपस में, मेटल्स जो होते हैं वो मेटालिक बॉन्ड बनाने का काम करते हैं, धात्विक बंध बनाते हैं विथ एटम्स ऑफ मेटल, यानी कि आपस में मेटल और मेटल के बीच में मेटालिक बॉन्ड्स पाया जाता है। डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मॉडल मेटल्स आर लेटिस ऑफ केटाइन कवर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि अगर हम बात करते हैं एक मेटल्स के बारे में बात करते हैं तो जनरली वो क्या होता है, एक लेटिस होता है, एक इस तरीके का लेटिस स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर कई सारे यानी कि जो केटाइंस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं आपको। इस तरीके का एक आपको हम कह सकते हैं कि एक क्रिस्टल की तरह, क्रिस्टल का लेटिस आपको दिखाई देता है। तो हिंदी की डेफिनेशन भी आपसे एक सिंपल सी देख लें ताकि आपको याद रहे। क्या लिखा हुआ है, रसायन शास्त्र के अनुसार धातु मेटल्स के वे तत्व है जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और धातुओं के परमाणु के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर धातु इलेक्ट्रॉनों द्वारा आच्छादित धन आयन का एक लेटिस है, यानी कि एक सिंपल सी डेफिनेशन। एक्चुअल में इसका कोई मतलब नहीं है, आपको मेन पॉइंट्स पर आना है, ये आपके मेन पॉइंट्स है और यहाँ से आपका मेन चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। मेटल्स क्या होती है, हम सारी चीज़ें बात करेंगे मेटल्स के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनकी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज बात करते चलेंगे। सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज देखनी है, यानी कि धातु के गुण देखने हैं, एक धातु की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए एक मेटल्स जो होती है उसमें क्या क्या होता है। पहली चीज़ जो मेटल होती है उसमें ब्राइटनेस होती है, यानी कि एक चमक होती है, क्लियर, ये एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है, एक चमक होती है मेटल्स के अंदर। ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब क्या होती है, एक लस्ट, हम ये कह सकते हैं कि अलग से हमें मेटल्स जो होती है दिखाई देती है, उसको हम ऐसी इस तरीके की प्रॉपर्टीज जो होती है उनको हम क्या कहते हैं, ओपेसिटी कहते हैं मेटल्स की। तो ओपेसिटी जो होती है ये मेटल्स के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखना है आपको, क्लियर। उसके बाद में मेटल्स के अंदर और क्या प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो हमारा होता है, कमरे का जो तापमान होता है, साधारण ताप जो होता है उस पर ये क्या होती है, ठोस रहती है। तो ध्यान रखना है क्या रहती है, साधारण ताप पर ये ठोस रहती है मेटल जो होती है। प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय ये क्लीन सरफेस, जहां जहां पर मेटल है वो क्या कर सकती है, अपनी जहां साफ उसकी सतह है वहां से क्या कर सकती है, लाइट को परिवर्तित कर सकती है, यानी कि रिफ्लेक्शन कर सकती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है उसकी। एक्सीलेंट कंडक्टिविटी ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ऊष्मा और जो विद्युत है दोनों के लिए एक अच्छी हम ये कह सकते हैं कंडक्ट होती है, यानी कि एक अच्छी चालक होती है। तो ये ध्यान रखना है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड स्टेट फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इन क्रिस्टल फॉर्म ऑन कूलिंग, तो ये भी ध्यान रखना है कि जब क्या करती है, फाइनली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब द्रव अवस्था में ठंडा करने पर, अगर इसको क्या करते हैं हम, जब लिक्विड स्टेट में उसमें कूलिंग करते हैं, यानी कि इसको ठंडा अगर हम करते हैं तो ऐसे में क्या करती है, ठोस पदार्थ को बना देती है, यानी कि क्रिस्टल का निर्माण कर देती है। ये भी मेटल की प्रॉपर्टी होती है। आपने देखा होगा लोहे को अगर आप पिघलाकर उसको वापस क्या करेंगे, अगर ठंडा करेंगे, कूलिंग करेंगे तो वापस एक क्रिस्टल, एक ठोस पदार्थ बन जाएगा। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, क्लियर। ध्यान रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से याद रखना है स्टूडेंट्स आप सभी को। ओके, अगला देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में अगली इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज हैं, ये एक एक प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से ली है, इनको सभी को बहुत अच्छे से आपको करना है कवर। क्या है देखिए,
we can definitely say that if an element is not shiny and conductor of electricity in pure state then it is non metal। क्या कह सकते हैं नॉन मेटल के बारे में? क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी आपका तत्व है तो वो क्या है, अगर तत्व जो है हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई तत्व विशुद्ध अवस्था में क्या है, चमकदार नहीं है, ध्यान रख लेना, अगर वो क्या है, अगर वो चमकदार नहीं है तो ऐसे में क्या कहेंगे हम उसकी प्योर स्टेट में अगर चमकदार नहीं है वो, तो यानी कि वो अधातु है, वो मेटल नहीं हो सकता है। क्लियर? तो वो क्या है, नॉन मेटल है, ध्यान रख लेना। तो ये नॉन मेटल्स के लिए एक सिंपल सी चीज़ हम याद रखते हैं, उसको याद रखने के लिए कि नॉन मेटल्स हमें किसे कह सकते हैं। क्लियर? और क्या है इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ध्यान रखना है ये इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें जो हमने एक एक पॉइंट्स जो हैं वो बहुत वो पॉइंट लिए गए हैं जो एग्जाम में आपसे आते हैं सिंपल से। अगर हम बात करते हैं रेयरली मेटल्स आर फाउंड इन नेचर इन द कंबाइंड यानी कि अनकंबाइंड यानी कि फ्री स्टेट में, आपको ध्यान रखना स्वतंत्र रूप से मेटल आपको मिलेगी ही नहीं। रेयरली कोई सी मेटल, कौन सी मेटल होती है जो आपको रेयरली मिलती है, वरना मेटल्स आपको कंबाइंड स्टेट में ही मिलती है, यानी कि वो कभी भी फ्री स्टेट या अनकंबाइंड स्टेट में नहीं मिलती है। तो यही चीज लिखी है कि प्रकृति में असंयुक्त अवस्था में बिरली धातु ही मिलती है, यानी कि कुछ ही धातु मिलती है आपको, जैसे कि स्वर्ण हुआ, रजत हुआ, प्लेटिनम हुआ, और कभी कभी आपको ताम्र यानी कि कॉपर, ये आपको कभी कभी मिलता है फ्री स्टेट के अंदर, वरना हमेशा सारी जितनी भी मेटल्स है वो कंबाइंड स्टेट में मिलती है, या तो किसी ना ओर्स के फॉर्म में मिलेगी, अयस्क के रूप में मिलेगी, किसी ना किसी ऑक्साइड्स के फॉर्म में, सल्फाइड के फॉर्म में, कार्बोनेट के फॉर्म में, किसी ना किसी के फॉर्म में मिलती है, आपको स्वतंत्र मेटल नहीं मिलती है। कुछ मेटल्स होती हैं, जैसे आपको गोल्ड की अगर हम बात करें, गोल्ड आपको मिल जाता है फ्री स्टेट में, सिल्वर कभी कभी मिलता है, प्लेटिनम भी मिल जाता है, और कभी कभी बाय चांस आपको कॉपर भी मिल जाता है। बाकी और मेटल्स कोई सी भी आपको ध्यान रखना है नहीं मिलती है फ्री स्टेट के अंदर। तो ये पॉइंट्स आप याद रखें, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी मेटल जो होती है वो फ्री स्टेट में जनरली पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अगला क्या है, देखिए यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर वापस देखें। अधिकांश धातु, ये पॉइंट्स आ गया आपका, अधिकांश धातु जो होती है अयस्क यानी कि ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं, जो अधातुओं जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, गंधक यानी कि सल्फर वगैरह, इनके साथ में क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं, धातुओं के साथ रिएक्शन करके यौगिक यानी कि कंपाउंड का निर्माण कर लेते हैं। ये यौगिक भी शुद्ध अवस्था में ना होकर अन्य खनिज में मिश्रित रहते हैं, ध्यान रख लेना। तो ये यौगिक जो कंपाउंड बनते हैं वो भी फिर क्या है, प्योर स्टेट में ना रहकर वापस क्या बनाते हैं, खनिज का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि दूसरे मिनरल्स होते हैं उनके साथ में मिक्स्ड हो जाते हैं। इन अयस्कों से विविध रीतियों द्वारा धातुएं निकाली जाती हैं, यानी कि अलग अलग मेथड्स के द्वारा जब फाइनली ये जो ओर्स होते हैं इनसे मेटल्स को प्यूरिफाई किया जाता है। हम देखेंगे जब आगे एक्सट्रैक्शन का पार्ट देखेंगे, ये हमने मेटल्स का पार्ट लिया, इसके अंदर एक एक्सट्रैक्शन का पार्ट भी हम सिंपल सा लेंगे, जिसमें हम अलग अलग एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस देखेंगे कि एक मेटल को किस तरीके से निकाला जाता है। शॉर्ट में हम देखेंगे, डिटेल में आपसे नहीं पूछा जाता है, केवल आपसे पूछा जाता है कैल्सिनेशन क्या है, रोस्टिंग क्या है, इस तरीके के टर्म पूछा जाता है, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी हम वहाँ पर बात करेंगे। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले भी देखें क्या है, ओर्स ऑफ द मोस्ट, क्या लिखा हुआ है, ओर्स ऑफ द मेटल्स आर फाउंड विच आर कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स। तो ओर्स जो होते हैं, जो मेटल्स होती है आपको ओर्स के फॉर्म में मिलती है विद द नॉन मेटल्स, जैसे ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड्स बना लेती है, कार्बन के साथ में, सल्फर इनके साथ में। दिस कंपाउंड्स आर ऑल्सो नॉट इन प्योर स्टेट बट मिक्सड विद अदर मिनरल, ये भी दूसरे के साथ मिल जाते हैं। मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस ओर्स बाय वेरियस मेथड्स, तो अलग अलग मेथड्स के द्वारा इनको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाद में। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अगला इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने ली है वो सारे ध्यान रखना, यहाँ पर जितने पॉइंट्स लिए हैं वो ही पॉइंट्स से जो आपके एग्जाम्स में एग्जैक्ट बैठते हैं, जो पूछे जाते हैं उन पॉइंट्स पर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, वही पॉइंट्स यहाँ पर लिए गए हैं, ध्यान रखना है। तो धातु अगर हम बात करें, कोई भी मेटल्स जो है वो कैसी होती है, प्रायः रासायनिक रूप से क्रियाशील होती हैं, यानी कि अगर केमिकल तरीके से हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, रिएक्टिव होती है मेटल्स। ठीक, हवा में ऑक्सीजन से संयोग कर धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। अगर इसमें हम एयर अगर प्रेजेंस है तो एयर के साथ क्या कर लेगी, ये रिएक्शन कर लेगी, और ऐसे में क्या कर लेती है, उसके साथ में ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती है ऑक्सीजन के साथ मिलकर। तो ऑक्सीजन के साथ में हमेशा ध्यान रखना है, एयर जो होती है यानी कि आपकी मेटल जो है वो ऑक्साइड्स का निर्माण करती है। जैसे आपको कुछ ऑक्साइड्स का यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल है तो ये आपके क्या करती है,
ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया। तो इस तरीके से क्या करती है, अलग अलग ऑक्साइड का निर्माण करती है, ध्यान रखना है। ओके, अगला देखिए, द मोस्ट रिएक्टिव, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई साहब, इसको बिल्कुल नोट करके रखना है आप लोगों को। ठीक, क्या पूछा गया है कि जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के बारे में आपसे पूछा गया, मोस्ट रिएक्टिव आर अल्कली मेटल्स। तो अगर मेटल्स की बात करें, कौन सी ज्यादा रिएक्टिव होती है, अल्कली मेटल्स। कौन सा अल्कली मेटल होती है, टोटल समूह ग्रुप्स कितने होते हैं आपके, मैं पेरियोडिक टेबल का लेक्चर भी बहुत जल्दी आने वाला हूँ, वहाँ पर सारे पेरियोडिक टेबल से आप सारे अधिकतर प्रॉपर्टीज जितनी भी होंगी ना वो पेरियोडिक टेबल से समझ जाएंगे, तो वो भी आने वाला है। पर यहाँ पर एक मेटल्स का एक टॉपिक यहाँ पर जरूर देखें आप। तो द मोस्ट रिएक्टिव अल्कली मेटल्स कौन सी होती है, सोडियम हुआ, लिथियम हुआ, पोटेशियम हुआ, यानी कि ग्रुप फर्स्ट की पहले समूह की जो मेटल है वो क्या है आपकी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद में आपके दूसरा समूह यानी कि अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ग्रुप सेकंड जो है वो आपका होता है फिर, जिसके अंदर आपका बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, तो ये फिर उसके बाद में आते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, पहला ग्रुप है, उसके बाद में दूसरा ग्रुप है। तो ये आपको याद रखना है। हिंदी वाले भी देख लें इसी को, क्या है, सबसे ज्यादा क्रियाशील अल्कली धातु होती है, यानी कि जैसे सोडियम हुआ, लिथियम हुआ, पोटेशियम हुआ, वर्ग फर्स्ट के धातु होते हैं। जबकि उसके बाद अल्कली मृदा धातु जो होती है, यानी कि जिनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, सेकंड वाला ग्रुप जो होता है जिसमें बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, ये सारे आते हैं। ठीक, इनका आपको पता है, अगर एक बार नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कहाँ पर आता है। एक बार लिख लीजिए, इसको याद रहेगा आपको। ये ग्रुप फर्स्ट है और ये ग्रुप सेकंड है। ठीक, ग्रुप फर्स्ट के अंदर कौन आता है, पहले में कौन है, हाइड्रोजन भी है, पर हाइड्रोजन को हम मानते नहीं है इसके अंदर। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो ये सारे के सारे पहले ग्रुप के अंदर आते हैं। दूसरे ग्रुप में कौन आता है, इस जगह से आपको ध्यान रखना है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, Sr, Ba, Ra, तो ये आपके हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इसका याद रखने का तरीका आपको पता होगा, हलीना की रब से फरियाद। कैसे याद रखेंगे इसको, हलीना की रब से फरियाद। इसको आप कैसे याद रखते हैं, सेकंड ग्रुप जो है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक, तो इस तरीके से आप सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को याद रख सकते हो। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, इस तरीके के ये सेकंड ग्रुप्स के। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, अगर क्रियाशील के बेसिस पर बात करेंगे तो फर्स्ट ग्रुप जो है ज़्यादा क्रियाशील होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब बढ़ते हैं हम आगे। अगला है आपका संक्रमण धातुओं का ऑक्सीकरण अपेक्षाकृत धीरे धीरे होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये आपसे पहला क्वेश्चन तो ये आ गया कि संक्रमण धातु, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संक्रमण धातु कौन है। संक्रमण का मतलब क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स किसे कहा जाता है, ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, ध्यान रखना है। पहले तो ये याद रखना कि जो डी ब्लॉक की मेटल्स होती है, डी ब्लॉक में सारी मेटल्स ही होती है, 4 ब्लॉक होते हैं पेरियोडिक टेबल के अंदर। तो जो डी ब्लॉक होता है उसमें सभी धातुएं पाई जाती है, सभी मेटल्स पाई जाती है, और उनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, संक्रमण धातु कहते हैं। क्योंकि ये जो डी ब्लॉक के बारे में ध्यान रखें, डी ब्लॉक जो होता है कहां से कहां तक होता है, तीसरे से लेकर 12वें ग्रुप तक डी ब्लॉक होता है। तीसरे से लेकर 12वें ग्रुप समूह तक कौन होता है आपका, डी ब्लॉक होता है। ठीक, अच्छे से याद रखना है। तो तीसरे से लेकर 12वें समूह तक आपका डी ब्लॉक होता है। इस डी ब्लॉक के अंदर, क्योंकि डी ब्लॉक किसके अंदर है, इसके इधर साइड एस ब्लॉक है, पहले और दूसरे में कौन है, एस ब्लॉक है, और इसके इधर कौन है, पी ब्लॉक है, तो बीच में आता है। इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं। ध्यान रखना, इसको क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या है अब आपका, संक्रमण धातुओं का ऑक्सीकरण जो होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है वो थोड़ा स्लोली होता है, ये याद रखना है। ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो स्लोली ऑक्सीडाइज होती है, इतना ज्यादा। ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे मान लो एक ऑप्शन दे दिया है सिंपल सा कि इनमें से कौन किनका ऑक्सीकरण जो होगा वो धीरे धीरे होगा। आपको ऑप्शन दे रखा है, एक आपको दे दिया कैल्शियम, एक आपको दे दिया पोटेशियम, ठीक, एक आपको दे दिया रुबिडियम, एक आपको दे दिया जिंक। तो आंसर क्या आ जाएगा, इस तरीके से। तो क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, ध्यान रखना, सिंपल सा। तो ये हमने
इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल सिंपल से। ये जो एक एक पॉइंट से ना इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला देखिए क्या है, जो धात्विक ऑक्साइड होती है, धातु के ऊपर एक परत बना लेते हैं। जब मेटल की अगर ऑक्साइड्स की हम बात करें तो मेटल ऑक्साइड यानी कि जब ऑक्सीडेशन होता है उसका एयर के साथ रिएक्शन करती है ऑक्सीजन के साथ में, तो ऑक्साइड्स का निर्माण करती है। तो वो क्या करती है, एक परत बना लेती है। आपने देखा है ना, लोहे का ऑक्सीडेशन होता है, लोहे को जैसे हम एयर और वाटर के साथ अगर ज़्यादा लंबे समय तक संपर्क में रहता है तो उसके ऊपर क्या होता है, जंग लग जाती है। तो जंग लगना क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होना, उसका ऑक्सीकरण होना, जो जंग लगना होता है, ध्यान रखना है। तो उसकी वजह से क्या होती है, उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है और उससे धीरे धीरे मेटल जो होती है वो डिस्ट्रॉय होती जाती है, खत्म होती जाती है धीरे धीरे। तो धात्विक ऑक्साइड धातु के ऊपर एक परत बना लेती है, जैसे लोहे में जंग लगना हुआ। तो ध्यान रखना, मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म्ड लेयर ऑन द मेटल, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, और इससे धीरे धीरे उस मेटल्स क्या हो जाती है, जो जीवन काल है वो कम होता जाता है। ठीक, अब तो उसकी कई सारी प्रोसेस भी आती है जिसको हम कम कर सकते हैं इससे। अगला इंपॉर्टेंट क्या है आपका, जो आपसे पूछा जाता है, देखिए हेलोजन से अभिक्रिया करते धातु जो होते हैं हेलाइड का निर्माण करते हैं। हेलाइड कैसा होता है, लवण होता है, यानी कि सोल्ट होता है, ध्यान रखना है। तो जब भी मेटल जो होती है हेलोजन से रिएक्शन करती है, अब हेलोजन कौन सा होता है, ग्रुप 17 को हेलोजन कहते हैं, ध्यान रखना। 17वें समूह को क्या कहा जाता है, हेलोजन कहा जाता है। और जब हेलोजन से आपकी मेटल्स रिएक्शन करती है तो क्या करती है, हेलाइड सोल्ट का फॉर्मेशन करती है। तो मेटल्स रिएक्ट विथ हेलोजन टू फॉर्म मेटालिक हेलाइड सोल्ट्स। जो एग्जांपल आपको दे रखे हैं, ध्यान रखना है। जैसे ये आपके पास एग्जांपल है, NaCl2, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। इसको सोडियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, ध्यान रखना है, कॉमन सोल्ट कहा जाता है। ये आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, कॉमन सोल्ट कौन है, तो सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा कैल्शियम और क्लोरीन से, ये कैल्शियम क्लोराइड है आपका। फिर उसका लिथियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ। तो इस तरीके से ये सोल्ट का, ये सारे के सारे क्या है, सोल्ट है। सोल्ट का फॉर्मेशन यानी कि लवण का निर्माण होता है यहाँ पर, ध्यान रखना है। ओके, अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वापस अच्छे से याद रख लेना है स्टूडेंट, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर आपके लिए ली है, वो चीज़ें ली हैं जो आपसे इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ध्यान रखना है। अगर आपको कोर्स, देखो आपने हमारा कोर्स परचेस किया है, एक विश्वास जता है आपने बायोरैंकर पर, तो हमारा मेन जो ये है कि हम आपके लिए, आपने जो हम पर विश्वास किया है उसके ऊपर हम पूरी तरीके से खरा उतरें उन पे, और आपको सारी चीज़ें जो हैं एग्जैक्ट वो चीज़ें बताएं जो एग्ज़ाम के अंदर आती है, उन पर हम फोकस करें ज़्यादा से ज़्यादा। आप भी नुकसान, यानी कि आपका जो है, हम ये सिंपल सा ये है कि आपने जो यहाँ पर विश्वास जताया उसकी वजह से आपका भी सिलेक्शन होना चाहिए। पूरा हम आपके साथ मिलकर काम करेंगे उसके लिए, जितना आप एफर्ट लगाएंगे उतना ही एफर्ट हम भी लगाएंगे साथ में, और अगर एफर्ट हम लगाएंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन आपका होगा। ओके, तो बिल्कुल यार आप भी क्या करें, फीडबैक जरूर दिया करें, ताकि और स्टूडेंट्स जो हैं उनको अभी पता नहीं है कि किस तरीके का कोर्स है, तो उनको भी मिले एक पॉजिटिव फीडबैक, तो वो भी क्या करें, क्योंकि पहली बार हमने पेड कोर्स लॉन्च किया है बायोरैंकर के इस पे। ओके, तो देखिए अधिक क्रियाशील धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं। जो मैक्सिमम रिएक्टिव मेटल्स होती हैं, जो अधिकतर रिएक्टिव मेटल्स होती है, वो क्या करती हैं, जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, बेस का निर्माण करती है, क्षार का निर्माण करती है और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। ध्यान रखना है, मोर रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म बेसेस एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। अब यहाँ पर देख लीजिए, आपको रिएक्शंस भी दे रखी हैं। ये सोडियम है, सोडियम आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, क्रियाशील धातु है। ये जब जल से रिएक्शन करेगी तो इस तरीके से ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, आपने पिछला लेक्चर अगर नहीं देखा है वो तो वो जरूर देखना। बेस वाला जो हमारा एसिड बेस वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस होता है, ध्यान रखना है, यानी कि क्षार होता है, और इस तरीके से हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होती है वो जल के साथ क्या करती है, बेस का निर्माण करती है, क्षार का निर्माण करती है, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है। अगला क्या है इंपॉर्टेंट, देखिए कम क्रियाशील धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। अच्छे से याद रख लेना, जो कम क्रियाशील धातु है वो साधारण ताप पर जल से क्रिया नहीं करते हैं, वे तप्त अवस्था में भाप से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं। यानी कि ये केवल ज़्यादा टेम्परेचर पर ही रिएक्शन करेगी। अगर कम क्रियाशील धातु है, जो कम रिएक्टिव मेटल है, तो उसके लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर उसकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी और तब जाकर वो रिएक्शन कर पाएगी। ओके, और ऐसे में मेटल की ऑक्साइड करेगी साथ में वाटर के साथ में, ध्यान रखना। तो जैसे मैग्नीशियम और जिंक हुआ हमारे,
ठीक, ये क्या है, आपने देखा है कम रिएक्टिव मेटल है, तो ये क्या करेगी, इस तरीके से रिएक्शन करेगी और साथ में ऑक्साइड्स बनाएगी और हाइड्रोजन को रिलीज करेगी, पर इसमें टेम्परेचर ज़्यादा है, ये ध्यान रख लेना, तापमान जो होता है उसकी थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है। सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है और ये क्वेश्चंस के फॉर्म में आती हैं। ओके, बिल्कुल स्टूडेंट ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर आप फोकस करें। ये बहुत ज़्यादा वो वाली एग्ज़ाम नहीं है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें पूछी जाए। हम लैब अटेंडेंट के पोर्शन पर भी करेंगे। अगर आपने बुक परचेज़ करी हो अगर आप वैसे अगर आपको ज़्यादा डिटेल में और चीज़ें देखनी है प्रॉपर तरीके से, वैसे यहाँ पर हम कोर्स में सारी चीज़ें करवाएंगे ही सही, पर अगर आप वो भी देख सकते हैं बुक का पार्ट भी, तो वहाँ पर क्या है, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दे रखी हैं बुक के अंदर भी सभी चीज़ें। तो इस तरीके से आप, और आपको ध्यान रखना है एक एक चीज़ जो आपको बता रहे हैं उनको छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना है। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, केवल इससे ही आपका सिलेक्शन, केवल थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि हमारे पार्ट केवल पीसीबी और ये वाला पार्ट है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट नॉलेज वाला पार्ट। तो आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि रीजनिंग वाला और ये सारा पार्ट है, उस पर थोड़ा साथ में यार ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर, क्योंकि उधर से भी आपको नंबर लाना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन अच्छे तरीके से आप ले पाएंगे। ओके, तो देखिए अम्लों की अगर हम बात करते हैं, अम्लों से अभिक्रिया करके धातु लवण बनाते हैं, ध्यान रखना है। यानी कि अगर जब एसिड से रिएक्शन करती है आपकी मेटल, वो क्या करती है, अच्छे से याद रखना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो एसिड से जब रिएक्शन करती है मेटल तो क्या करती है, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करती है। देख लीजिए आपकी मैग्नीशियम जो है वो क्या है, मेटल है, वो एसिड ये आपकी सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, इससे जब रिएक्शन कर रही है तो आपके क्या बना रही है, मैग्नीशियम सल्फेट बना रही है, एक तो आपका साल्ट बना रही है और साथ में हाइड्रोजन गैस का क्या कर रही है, रिलीज कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेटल रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सोल्ट्स एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, ये ध्यान रखना है आपको। अगला देखिए, धातु के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिए गए हैं मेटल्स के। धातु कैसी होती है, आघात वर्धनीय होती है। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है, मेलिएबल होती है, मेलिएबल होती है। इनको हथौड़े से पीटकर लंबा किया जा सकता है, ये अच्छे से याद रखना है। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या है, इनको हथौड़े से पीटकर लंबा किया जा सकता है। जैसे किसी एल्यूमिनियम या तांबे के तार को प्रहार करने से उसका प्रसार यानी कि उसका लंबाई जो होती है बढ़ जाती है। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, ये आघात वर्धनी का मतलब क्या होता है कि वो लंबी की जा सकती है हथौड़े से पीटकर। यानी कि मेटल्स जो होती है मैलेबल होती है, दे कैन बी एलोंगेटेड बाय बीटिंग देम विद हैमर, फॉर एग्जांपल बाय स्ट्राइकिंग इन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, तो एक्सपांड हो जाता है वो। तो ये ध्यान रखना। अगली ये क्या है, धातु तन्य होती है। दोनों आपसे कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए आपको। मेटल जो होती है मेलेबल होती है और साथ में कैसी होती है, डक्टाइल भी होती है। क्लियर, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखना है। मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपको याद होने चाहिए। ठीक, देखो यहाँ पर धातु क्या होती है, तन्य होती है। तन्य का मतलब क्या है, यानी कि ये डक्टाइल होती है, इस वजह से यानी इन्हें खींचकर हम क्या कर सकते हैं, लंबा तार बनाया जा सकता है। हमने पहले क्या देखा था, एक शीट की तरह उसको किया जा सकता था इस तरीके से चपटा, अब इसको लंबा तार की तरह बनाया जा सकता है। अधातुओं में ये गुण नहीं पाया जाता है, ध्यान रखना है। तो ये डक्टिलिटी यानी कि तन्य वाला भाग जो होता है, ये गुण किनके अंदर नहीं होता है, नॉन मेटल्स में, अधातु में नहीं मिलता। उदाहरण की अगर हम बात करें, फॉस्फोरस को कितना भी आप खींच लें पर उसे लंबे तार के रूप में नहीं बना सकते हैं, ध्यान रख लेना। केवल आप, जैसे आपने देखा ना, गोल्ड को आप कैसे कर दें, अच्छे अच्छे, कितने अच्छे अच्छे आप इस तरीके से गोल्ड के अगर आप देखते हैं तो ज्वेलर्स, अगर ज्वेलरी में हम बात करें, कितने अच्छे अच्छे गहने उससे बनाए जाते हैं। तो इस वजह से बना, गोल्ड हुआ, चांदी की अगर हम बात करें, सोने चांदी के, तो इनके ज्वेलरी में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि इनके अंदर मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इस वजह से। तो ये ध्यान रखना है। ये इंग्लिश का वही पार्ट लिखा हुआ, मेटल्स आर ऑल्सो डक्टाइल मीनिंग दे कैन बी स्ट्रेच्ड टू फॉर्म ए लॉन्ग वायर, दिस प्रॉपर्टी इज नॉट फाउंड इन नॉन मेटल्स। फॉर एग्जाम्पल, नो मैटर हाउ मच फॉस्फोरस इज स्ट्रेच, इट कैन नॉट बी मेड इनटू ए लॉन्ग वायर, इसका लंबा वायर नहीं बनाया जा सकता है, ध्यान रखना है। ओके, अगली प्रॉपर्टी क्या है, धातु जो होती है, धातुओं का घनत्व भी उच्च होता है, यानी कि उनकी डेंसिटी जो होती है वो भी हाई होती है, तथा इनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ध्यान रखना। इसमें एक चमक होती है जिसको हम लस्टर कहते हैं, मेटालिक लस्टर कहते हैं, ध्यान रखना है। तो द डेंसिटी ऑफ मेटल इज ऑल्सो हाई एंड दे हैव ए स्पेशल काइंड ऑफ लस्टर विच इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। तो ये ध्यान रखना है आपको, मेटालिक लस्टर कहा जाता है इसको। अधिकतर धातुएं जो होती हैं,
याद रखना यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अधिकतर धातुएं पूरे भूरे श्वेत से लेकर, यानी कि इसका कलर कैसा होता है, भूरे श्वेत से लेकर चमकदार श्वेत रंग की होती है। ये एक मेटल्स का एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है कलर की। स्वर्ण और ताम्र इसके अपवाद है, क्योंकि सोना और जो कॉपर होता है वो अलग तरीके के आपको दिखाई देते हैं। तो अधिकतर जो है भूरे श्वेत से लेकर चमकदार श्वेत कलर की होती है, यानी कि वाइट जनरली रहती है, ब्राउन वाइटिश कलर की, परंतु ये जो होती है आपको अलग कलर की दिखाई देती है। सोना हुआ या फिर हम बात करें ताम्र की बात करें, कॉपर की बात करें। ओके, तो गोल्ड और कॉपर जो है उसके एक्सेप्शन है, ध्यान रख लेना है ये चीज़ें आपको। ओके, अगली देखिए सिल्वर, ये तो बिल्कुल पता ही रखना है आपको। सिल्वर जो होती है वो क्या है, बेस्ट कंडक्टर होती है, यानी कि बेस्ट कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। तो धातु सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक रजत है, यानी कि जो सिल्वर है आपकी, यानी कि ध्यान रखना। अच्छा, रजत, सिल्वर को क्या कहते हैं, रजत के बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखना। ये मेटल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, इलेक्ट्रिसिटी याद रखना है। तो इलेक्ट्रिसिटी की बेस्ट कंडक्टर होती है आपकी सिल्वर। और देखिए क्या लिखा हुआ, ताप घटाने पर धातुओं का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को क्या करेंगे, घटानेंगे, तापमान पर घटाने पर धातुओं का जो विद्युत प्रतिरोध होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो होता है वो घटता है, अथवा हम ये कह सकते हैं कि इसकी चालकता यानी कि कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेटल की कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेसिस्टेंस कम होता है। अच्छे से याद रख लेना, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ मेटल्स डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को कम करने पर ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, साथ में ही इसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ये ध्यान रखना है। तो ताप घटाने पर अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो हम मेटल्स का क्या होगा, विद्युत प्रतिरोध जो होता है घटता है, और साथ में ही कंडक्टिविटी। ये अच्छे से पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ओके, धातुओं का ताप बढ़ाने पर उनका आकार बढ़ जाता है, इस गुण को तापी प्रसार कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मल एक्सपांशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि अगर उनका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर अगर हम किसी भी मेटल्स का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो उससे क्या हो जाता है, उसका आकार यानी कि उसका साइज जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इससे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। तो थर्मल एक्सपांशन कहा जाता है इस प्रोसेस को। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये नोट करके रख लेना है आपको। हम लोहे की बात करते हैं, यानी कि आयरन, निकिल हुआ और कोबाल्ट हुआ, इनको छोड़कर जो दूसरी धातुएं हैं, दूसरे मेटल्स होते हैं, उनके अंदर चुंबकीय गुण जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय जो गुण जो यहाँ पर पाए जाते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होती है वो केवल इनके अंदर ही होती है। आपके लोहे के अंदर मिलती है, आपको आयरन के अंदर मिलती है, निकिल के अंदर मिलती है, कोबाल्ट के अंदर मिलती है, पर और के अंदर आपको ये प्रॉपर्टीज नहीं मिलती है, ये ध्यान रखना है। क्लियर? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एब्सेंट इन अदर मेटल एक्सेप्ट निकिल एंड कोबाल्ट। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, इनको नोट कर लेना है अच्छे से। धातु में अपना आकार रखने की बड़ी क्षमता होती है और ये बाहरी दबाव का बहुत प्रतिरोध करती है। ध्यान रखना, अगर एक्सटर्नल प्रेशर आपने अप्लाई किया है किसी मेटल पर तो क्या करती है, उसके अपोजिट फोर्स काम करता है। एक तरीके से हम कहते हैं ना, न्यूटन्स का थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उस तरीके से ये क्या करती है, ये भी उसका अपोज करती है उस फोर्स का। तो मेटल्स हैज अ ग्रेट एबिलिटी टू रिटेन इट्स शेप, ऑन दिस साइड इट इज वेरी रेसिस्टेंट टू एक्सटर्नल प्रेशर। मैग्नीज का अच्छे से याद रखना, ये सबसे कठोर धातु मानी जाती है। तो मैग्नीज जो है ये सबसे कठोर धातु है, याद रख लेना है। जबकि लिथियम जो है वो सबसे सॉफ्ट मानी जाती है। तो लिथियम जो है वो सॉफ्ट मेटल होती है। अगर हम तनाव क्षमता में बात करते हैं तो टंगस्टन जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जबकि सीसा जो है वो बहुत न्यून होता है, ये भी ध्यान रख लेना। तो अगर हम इसकी टेंशन की बात करते हैं तो टंगस्टन की टेंशन सबसे ज़्यादा होती है, जबकि लेड जो होता है आपका, सीसा जो होता है, उसकी सबसे कम होती है। तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाएँ आप। ये सारे ऐसे पॉइंट्स जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। धातु के परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं, आपको पता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं। क्रिस्टल में इनके धन आयन नियत स्थान में रहेंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके रिक्त स्थानों में रहते हैं। ध्यान रख लेना है अच्छे से। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वहाँ पर वैकेंट जो जगह रहती है उसके अंदर, क्रिस्टल के अंदर पाए जाते हैं। इस प्रकार ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं स्वतंत्र और सचल रहेंगे, जिसके कारण धातु में उच्च चालकता, परावर्तकता यानी कि रिफ्लेक्टिविटी, ये सारे गुण जो होते हैं इसी की वजह से होते हैं। ध्यान रख लेना है। यानी कि मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के डोनर्स होते हैं। इन द क्रिस्टल इट्स केटाइन विल बी फिक्स्ड पोजिशन में रहते हैं, और इस वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैकेंट पोजिशन में पाए जाते हैं।
और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री रहते हैं और इनके मूवमेंट करने की वजह से इनमें हाई कंडक्टिविटी पाई जाती है और रिफ्लैक्टिविटी होती है मेटल्स के अंदर। ओके, और क्या है, अगर मेटल्स की हम बात करते हैं तो जो अयस्क हैं उनके ओर्स होते हैं, अयस्कों से धातु के निष्कर्षण और उपयोग में लगने के पूर्व उनके शुद्धिकरण की प्रक्रिया को धातु कर्म यानी कि मेटलर्जी कहते हैं। ध्यान रख लेना है, यानी कि जो अयस्क से, आपको पता है कि मेटल्स फ्री स्टेट में नहीं पाई जाती है, अयस्क के रूप में पाई जाती है, ओर्स के फॉर्म में पाई जाती है, तो उनसे और से जो हम सेपरेट करते हैं मेटल्स को, उसको हम क्या कहते हैं, मेटलर्जी कहते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अगर एक चीज़ और आपसे ध्यान रखना, सबसे भारी धातु कौन सी होती है, सबसे हेवी मेटल कौन सी होती है, तो ओस्मियम होती है, ध्यान रख लेना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा फाइनली ये जो चैप्टर था, फाइनली ये जो मेटल्स का पार्ट हमने देखा, ये सारी चीज़ें फिनिश हो चुकी हैं। मेटल्स के बारे में पूरा इस लेक्चर के अंदर हमारा था। अब हम इसी तरीके से अभी कई सारे क्वेश्चंस भी हम इस पर प्रोवाइड करेंगे आपको, किस तरीके के क्वेश्चन आपके आते हैं वो भी हम इस पर प्रोवाइड आपको करेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।